Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 11. So the question is explain giving reasons. आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स गिवन है, आपको हर एक पार्ट में दी हुई स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है by giving reasons, right? So the first one is, first part है आपके पास, transition metals and many of their compounds show paramagnetic behavior. कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा इसको? देखो, पहले देख लेते हैं कि ये होगा क्या, फिर उसके बाद देखेंगे इसको लिखना कैसे है. ठीक, तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर अब हम यहाँ पर बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2. तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, वो शो करेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको? देखो, substances containing unpaired electrons are said to be paramagnetic. Substances in which all electrons are paired are known as diamagnetic. ये तो हुआ कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है. एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर बेटा. एग्जाम्पल हमने लिया Fe2+. Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी? Fe होता है 3d6 4s2. इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए तो क्या होगा आपके पास? 3d6 4s0. ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ये आपने बनाया d ऑर्बिटल, 5 बॉक्सेस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6. तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर 4. तो मैंने लिखा n इज इक्वल्स टू 4. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा होगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट. और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, Bm. ठीक है बेटा, समझ आया? तो इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर शो करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सेकंड पार्ट चेक करें. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे? द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है ट्रांजिशन मेटल्स की वो हाई होती है. ऐसा क्यों बेटा? देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक क्रिस्टल है, एक मोल क्रिस्टल, उसको आपको ब्रेक करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में. तो जो क्रिस्टल है उसमें एटम्स के बीच में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए. और ये सारे क्या है बेटा? ये सारे हैं आपके पास मेटल्स. तो मेटल्स में प्रेजेंट होगी मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग. तो जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और उतना ही ज्यादा होगा वहां पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच ए. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटालिक क्रिस्टल्स इनटू इंडिविजुअल एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से पहले भी. Greater the number of unpaired electrons, stronger is the resultant bonding, and hence higher is the enthalpy of atomization. जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बॉन्डिंग, एंड उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ले जाने के लिए. मतलब उतनी ही ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. क्लियर है बेटा ये चीज? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर देखते हैं. दिस इज द थर्ड पार्ट. द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. दिस इज ड्यू टू द पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट. जब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये वो चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, या तो पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ने वाले होंगे. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या फिर हम कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. उसमें क्या होता है? जो आपके पास होते हैं ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये स्प्लिट हो जाते हैं. और स्प्लिट कैसे होते हैं बेटा? ये स्प्लिट होते हैं 2 सेट में, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. वन इज T2G ऑर्बिटल्स एंड नेक्स्ट वन इज EG ऑर्बिटल्स, राइट? सो दिस इज T2G
ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड दिस इज Eg। ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इतनी डिटेल में अभी नहीं जाना है, आपको अभी बस ये बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों शो करते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है मान लो वो है D1। D1 का मतलब है यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये एनर्जी गेन कर सकता है और एक्साइट होकर चले जाएगा Eg ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमने कैसे लिखा है इस चीज को, द एब्जॉर्ब लाइट प्रमोट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल ऑफ द सेम d सबशेल। ये जो एब्जॉर्ब लाइट थी यहाँ पर, उसने इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया है Eg ऑर्बिटल में, मतलब दूसरे ऑर्बिटल में तो प्रमोट कर दिया है, लेकिन वो दूसरा ऑर्बिटल भी किसका है, d सबशेल का है। Since the electronic transition occurs within the d orbitals of the transition metal ions, they are called dd transitions। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, dd transitions। And because of these dd transitions, they appear colored। Because of these dd transitions, transition metals form colored compounds। क्लियर, बात समझ आ गई। और यहाँ पर आपको कलर कौन सा दिखता है बेटा, आपको दिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपके पास थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, देखो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजंस। क्या क्या रीजन दिए आपने यहाँ पर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू विच दे कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीज की बेटा, मैग्नीज क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से +7। तो इसके बीच में बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं जो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और वहां से फिर फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लार्ज सरफेस एरिया सो दैट द रिएक्टेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस एंड कम क्लोज टू ईच अदर फैसिलिटेटिंग द रिएक्शन प्रोसेस। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया, उससे क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स हैं वो आसानी से एब्सॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पर एंड जो रिएक्शन है वो जल्दी से हो जाएगी। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर बॉर्न हार्बर्स प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, बॉर्न हार्बर प्रोसेस में हम यूज करते हैं आयरन एज अ कैटलिस्ट और उसमें डालते हैं मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर। और कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल, ये सब क्या है, ये हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे ही बहुत सारे कैटलिस्ट होंगे जो बिलोंग करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स को और जिनको हम यूज करते हैं अपनी रिएक्शंस में, रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए, कैटेलाइज करवाने के लिए। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 11। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।